नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। उत्तर प्रदेश में बहुत सी सीटें बीजेपी ने खो दी थी। इसकी एक बड़ी वजह यह मानी गई कि दलित तबके ने विपक्ष के इस प्रचार पर विश्वास कर लिया कि अगर इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण को खत्म किया जाएगा। यानी कि संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा था वोटर्स के लिए। नतीजों के बाद जब नरेंद्र मोदी संसद में दाखिल हुए तो सबसे पहले संविधान के सामने सिर भी झुकाया और यही संविधान एक बार फिर बहस का विषय बन गया है। बीजेपी नेता संविधान को लेकर बयान दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को उसका दायरा बता रहे हैं, कानूनों के न्यायिक समीक्षा को लेकर बयान दे रहे हैं, कहीं साफ साफ तो कहीं इशारों इशारों में। लेकिन अचानक क्यों? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वो किसी कानून की या किसी फैसले की समीक्षा कर सकती है कि वो संविधान के हिसाब से है या नहीं। इसे ही जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा करते हुए केंद्र और राज्य के एक विवाद में यह फैसला दिया कि राज्यपाल किसी बिल पर बैठे नहीं रह सकते, राष्ट्रपति भी नहीं। 3 महीने के अंदर उन्हें अपना फैसला करना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई होगी। और इसके बाद से ही ये बीजेपी के नेताओं के और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान शुरू हो गए। क्या है इन बयानों का मतलब और क्या है सुप्रीम कोर्ट की कानूनों की समीक्षा करने वाली शक्ति? आज स्पॉटलाइट इसी पर। अभी हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक इवेंट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। संसद से ऊपर कोई नहीं है, संविधान लोगों के लिए है और इसको सुरक्षित रखने का काम भी चुने हुए सांसदों का है। वे अंतिम निर्णायक हैं कि संविधान का कंटेंट क्या होगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि संसद से ऊपर कोई है। इनके इस भाषण को उनके पिछले भाषण की एक्सटेंशन के रूप में ही देखा जा रहा है, जहां उन्होंने खुलकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की सीमाएं गिनाई थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार सिर्फ संविधान की व्याख्या करना है। खास बात यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय वाले भाषण में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि जिस पीएम ने इमरजेंसी लगाई 1977 में उनको जनता ने हरा दिया। लेकिन उस इमरजेंसी में हुआ क्या था? लोगों के अधिकार तो छीने ही गए, विरोध करने वालों को भी जेल में ठूसा गया। बल्कि गौर करने वाली बात है कि उस समय उन्होंने भी कानूनों में संशोधन लाकर कोर्ट की शक्तियों को सीमित किया था। उन्होंने प्रावधान लाया था कि इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कोर्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आपने जो कदम उठाया है वो संवैधानिक है या नहीं। बल्कि इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए थे जैसे आज उपराष्ट्रपति दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 में ही कहा था कि न्यायपालिका संसद की शक्तियों से ऊपर नहीं है। इंदिरा गांधी की अप्रोच ही यही थी कि संसद सर्वोपरि है, संसद स्वायत्त है और उसके कामकाज में न्यायपालिका का दखल कम से कम होना चाहिए। तो आज बीजेपी को तो इस अप्रोच के खिलाफ होना चाहिए, जैसे उस समय उनके भारतीय जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी खिलाफ थे। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थीं, इन्हीं दिनों एक लैंडमार्क जजमेंट आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 के इस जजमेंट में कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। यानी कि जो हमारे संविधान के मूल में है, प्रस्तावना की जो आत्मा में है, उसे बदला नहीं जा सकता। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की बेंच ने केरल सरकार के बनाए कानून की और संविधान में हुए संशोधनों की न्यायिक समीक्षा ही की थी। इस केस के बारे में ध्यान से सुनिए। इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म्स के लिए शुरुआत की। इसका उद्देश्य ये था कि बड़े जमींदारों से जमीन लेकर उसे भूमिहीन लोगों में बांटा जाए। क्योंकि जमीनी मामले राज्य के अधीन हैं, तो राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए या उनमें संशोधन किए। केरल सरकार ने भी ऐसा करना चाहा, लेकिन केरल के इस कानून की जद में धार्मिक संस्थान भी आ गए। ऐसा ही एक हिंदू धार्मिक संस्थान था एडनियर मठ, जिसके मुखिया थे केशवानंदा भारती। इसी बीच संसद ने संविधान में 24वां संशोधन किया, जिससे कोर्ट की शक्तियां सीमित हुई और जुडिशियल रिव्यू को भी सीमित किया गया। साथ ही 25वां और 29वां संशोधन भी हुआ, जिसमें संसद को संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने का अधिकार मिल गया। केशवानंदा भारती चले गए सुप्रीम कोर्ट कि ये जो केरला लैंड रिफॉर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 1971 है और जो संविधान में नए संशोधन हुए हैं, इनकी वजह से उनके उन मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जिसमें उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का, धर्म से जुड़े मामलों के मैनेजमेंट का और प्रॉपर्टी रखने का हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरह से केशवानंदा के पक्ष में फैसला दिया और एक बात स्पष्ट कर दी कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता।
इसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान में एक और संशोधन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध ठहराया था, जिसका मतलब था कि उन्हें पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता। तो उन्होंने संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस में इस संशोधन को खारिज कर दिया। तो इन सारी बातों से ये समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान की व्याख्या करने के साथ साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है। एक दिलचस्प संयोग ये है कि इन दोनों ही लैंडमार्क जजमेंट्स वाली बेंच में जस्टिस हंसराज खन्ना भी थे, जो इस समय भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के अंकल थे। और इन फैसलों से जो स्पष्ट किया गया, आज उस पर फिर उपराष्ट्रपति सवाल उठा रहे हैं। 2023 में भी उन्होंने कहा था कि इस बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकने वाली बात से वे सहमत नहीं है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में किसी भी बुनियादी ढांचे के आधार में जनता की सुपरमेसी है, जो अल्टीमेट पावर है वो विधायिका के पास है। लेकिन विधायिका ने तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा कानून भी बनाया था। पार्टियों ने छिपाकर लाखों करोड़ों का चंदा लिया, जिसमें सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी को ही मिला। और अगर जनता सुप्रीम है तो जनता से चंदे की जानकारी छिपाना क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून का भी जुडिशियल रिव्यू किया था और असंवैधानिक ठहराया था। और संविधान लाने वाले भीमराव अंबेडकर भी जुडिशियल रिव्यू के समर्थक थे। उनका मानना था कि संविधान सर्वोपरि है, ना कि संसद, और ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है यही संविधान को सर्वोपरि बनाकर रखेगी। उनका कहना था कि न्यायिक समीक्षा हमारे मूल अधिकारों को बचाए रखने के लिए जरूरी है। अगर ये शक्ति नहीं होगी तो किसी भी साधारण कानून के जरिए संविधान से मिलने वाले नागरिक अधिकारों को खत्म किया जा सकता है। तो बहस ये चल रही है कि किसके पास अल्टीमेट पावर है। तो इसका जवाब है कि कोई एक अल्टीमेट पावर नहीं है, बल्कि चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को संविधान के दायरे से बाहर जाने से रोकते हैं। और फिर भारत में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका मतलब हुआ कि संविधान ने पावर और ड्यूटीज को केंद्र और राज्य में बांटा हुआ है। अगर केंद्र और राज्य में कोई विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट ही संविधान के अनुरूप इसे सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 131 ने शक्ति दी है। दो राज्यों के बीच कोई विवाद होता है या सरकार जनता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो भी सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा। तो सोचने वाली बात है कि अगर कानूनों की न्यायिक समीक्षा ही नहीं होगी तो कैसे मामले सुलझाए जाएंगे।